नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी गाइडेंस में। आज हम बात करेंगे भारत के वायसराय के बारे में, जितने भी वायसराय हुए हैं। इसके पहले का जो मेरा वीडियो था तो वो था भारत के गवर्नर जनरल जितने भी हुए हैं उनके बारे में। वो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया था क्योंकि मैंने हर चीज़ आपको लिख करके समझाई थी। इसमें मैंने कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नोट कर ली हैं और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं डिटेल में इसमें समझा दूँगा। भारत के गवर्नर जनरल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये दूसरा वीडियो है, इसमें भारत के वायसराय हैं। 1857 का जो संग्राम हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी हम बोलते हैं, उसके बाद क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया था शासन और उसके बाद जितने भी गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय कहा जाने लगा था। हालांकि स्थिति दोबारा से बदल गई थी। जो 1935 का अधिनियम है उसके बाद जो वायसराय थे उनको दोबारा से गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो ये पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट है इसमें, जैसे लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल है, ठीक है। सर जॉन लॉरेंस हस्तक्षेप की नीति एक के लिए फेमस है। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, रिपन, डफरिन, लॉर्ड कर्जन, मिंटो, हार्डिंग, मॉन्टेग्यू जेम्स पोर्टर बोर्ड आई इस समय, इरविन, और उसके बाद हैं आपके लॉर्ड वेवल, माउंटबेटन और सिराज गोपालाचार्य, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण हैं जिनसे डायरेक्ट आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि जो महत्वपूर्ण हैं और एक दो और हैं उनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। तो ये एक चार्ट है जिसको आप देख सकते हैं जो भारत के वायसराय का है। 1858 के बाद जो वायसराय हुए हैं हमारे, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भविष्य में जितनी भी परीक्षाएँ आपकी आएंगी, सबसे नज़दीक तो आपके HCS की परीक्षा है, उसी के लिए ज़्यादातर ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। और भी जो स्टेट PCS हैं और IAS की परीक्षा, उसमें सभी में आपके ये हेल्प करेगा। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हम कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉर्ड कैनिंग की, जो भारत के प्रथम वायसराय थे। ये आया था पहले गवर्नर जनरल बन के 1856 में, लॉर्ड डलहौजी के बाद। लॉर्ड डलहौजी तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। इसके बाद 1857 का विद्रोह होता है, ठीक है, जिसमें ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की बात होती है, लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने इसको सफलतापूर्वक दबा दिया था। तो इसके बाद क्या हुआ था, इसको दबा दिया गया था। 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा ही थी, इलाहाबाद में पढ़ के सुनाई गई थी ये घोषणा, जिसमें जो गवर्नर जनरल है इसको वायसराय कहा जाने लगा था, ठीक है। वायसराय हम लोग पढ़ रहे हैं। और कंपनी का जो शासन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, वो समाप्त कर दिया गया था। कंपनी का जो शासन है वो समाप्त कर दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार ने जो शासन है वो अपने हाथ में ले लिया था। तो क्राउन का जो शासन है वो शुरुआत हो गई थी 1858 से, ठीक है। उसके साथ ही ये घोषणा की गई थी कि अब से भविष्य में जो जितनी भी रियासतें हैं उनको विलय नहीं किया जाएगा, क्योंकि डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बाद सतारा, जयपुर, संबलपुर, ये सभी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, ठीक है। इसी के समय में जो हम आज भी लागू है भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, 1861 में इसकी स्थापना हुई थी और बाद में लागू हुआ था ये, जो आज भी हमारा एक आधार है। उसके बाद इसी ने सैनिक और असैनिक व्यय में कमी करती थी और नोट रुपये का प्रचलन भी इसी के समय हुआ था। 1857 के विद्रोह के पहले जो भारतीय और यूरोपियन का जो अनुपात होता था सैनिकों का, वो ये था, भारतीय जो सैनिक थे वो ज़्यादा होते थे। उसके समय में ये अनुपात लागू कर दिया गया था, ठीक है। और तोपखाना यूरोपियन के उसमें ही रखा गया था। 500 रुपये से अधिक पर के भाग पर इसने आयकर लागू किया था। तो ये इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है। तो भारत का प्रथम अगर वायसराय पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग है, 1856 से 1862 तक, ठीक है। अंतिम गवर्नर जनरल ये नहीं है, क्योंकि बाद में गवर्नर जनरल दोबारा से शुरू हो गए थे, मैं आपको बताऊंगा आगे। प्रथम वायसराय पूछा जाएगा तो डायरेक्ट लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है। उसके बाद हैं सर जॉन लॉरेंस, इनके समय की एक ही नीति है। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको, अहस्तक्षेप की नीति। सर जॉन लॉरेंस के समय की ये नीति इन्होंने अपनाई थी अफगानिस्तान के विषय में, ठीक है। इनके समय में उसमें कोई युद्ध नहीं अफगानिस्तान के साथ शुरू किया गया, ठीक है। हस्तक्षेप की नीति इन्होंने लागू की थी। उसके बाद है लॉर्ड मेयो का काल आता है। लॉर्ड मेयो का काल है 1869 से 1872 तक। इसमें 1870 में लागू हो गई थी, हमारे यहाँ तार व्यवस्था हो गई थी लाल सागर से होकर के। जो क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं वो डायरेक्ट महत्वपूर्ण हैं।
प्रथम जनगणना इन्हीं के समय हुई थी, जो भारत की जनगणना प्रथम जनगणना हुई थी। नियमित जनगणना नहीं और व्यवस्थित जनगणना वो लॉर्ड रिपन के काल की है। अगर प्रथम जनगणना पूछा जाएगा, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, तो वो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। कृषि विभाग की स्थापना हुई थी और एक इन्होंने मेयो कॉलेज की स्थापना की थी अजमेर में, राजकुमारों के अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए। पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या कर दी गई थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, एक तो प्रथम जनगणना वाला और दूसरा पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है लॉर्ड लिटन का काल, ये महत्वपूर्ण है। 1876 से 1880 तक ये ज़्यादा लोकप्रिय नहीं थे, अलोकप्रिय ही रहे। साहित्य एक अच्छे कवि थे, उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्य जगत में इनका नाम था ओवन मेरिडिथ के नाम से ये कविताएं लिखते थे। ठीक है, 1876 से 78 में एक अकाल हुआ था जिसमें मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद और मध्य भारत का बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ था। तो इन्होंने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की थी। ये प्रथम अकाल आयोग था, जो डायरेक्ट प्रश्न को एक बार पूछ लिया जाता है। प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति हुई थी, तो वो लॉर्ड लिटन के काल में हुई थी, रिचर्ड स्ट्रेची की उसमें अध्यक्षता में। राज उपाधि अधिनियम लागू किया गया था 1876 में। महारानी विक्टोरिया ने केसरे हिंद की उपाधि धारण की थी। ये इसके लिए दिल्ली में दरबार लगाया गया था। जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, दिल्ली दरबार, प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन के काल में लगा है 1 जनवरी 1877 में। हालांकि अकाल की वजह से इनकी बहुत ही आलोचना हुई थी कि जैसे ही नीरो बंसी बजा रहा है, रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है, अखबारों ने ये कह करके इनकी आलोचना की थी। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, भारतीय भाषा के जो समाचार पत्र थे उनके खिलाफ लाया गया था ये। ठीक है, और ये काफ़ी फेमस है, 1878 में लाया गया था। डेट आपको इसकी याद रखनी चाहिए। भारतीय समाचार पत्रों के लिए स्पेशल लाया गया था जो इनकी आलोचना करते थे। भारतीय शस्त्र अधिनियम, भारतीयों के लिए, जिसमें लाइसेंस लेकर के भी आप हथियार नहीं रख सकते थे, उसके लिए दंड की व्यवस्था कर दी गई थी। तो ये भी इन्हीं के समय में लाया गया था, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में। सिविल सेवा की इन्होंने एज घटा दी थी। जो अधिकतम आई थी उस समय वो पहले से ही कम थी, 21 वर्ष, और इन्होंने इसको और भी कम कर दिया था, 19 वर्ष कर दिया था। ठीक है, और 1878 से 80 के बीच में द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था, इनके समय, लॉर्ड लिटन के समय में, अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये इनके काल की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है लॉर्ड रिपन का काल। भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल मैंने इसलिए रखा है, वायसराय भी, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार गवर्नर जनरल भी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। ठीक है, वहाँ पर ऐसे आप नहीं कह सकते कि गवर्नर जनरल लिखा था, वहाँ पर वायसराय नहीं लिखा था, ये मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पर। भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय या गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है वो 1880 से 84 के बीच में है। और प्रथम वास्तविक जो जनगणना थी इन्हीं के समय से हुई थी। उसके बाद से हमारे यहाँ नियमित जनगणना हो रही है हर 10 वर्ष के बाद, 1881 में नियमित जनगणना या वास्तविक जनगणना। और अगर पहली की पूछेंगे तो वो लॉर्ड मेयो को मैंने लिखवा दिया। दूसरा है स्थानीय स्वशासन की स्थापना। स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता भी नहीं बोला जाता है भारत में, लॉर्ड रिपन को। नगर पालिकाओं की स्थापना की थी। और प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, जिसमें काम के घंटे निश्चित किए गए थे, काम के घंटे निश्चित किए गए थे, कितने घंटे काम होगा, इतने दिन की छुट्टी होगी। ठीक है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में, वो लॉर्ड रिपन के समय ही लागू किया था। कई बार प्रथम फैक्ट्री अधिनियम डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, सन पूछ लिया जाता है इसका, 1881 में। और जो मैंने बताया था ऊपर, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो लाया गया था भारतीय समाचार पत्रों के लिए, इसने इसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, इसको ख़त्म कर दिया था लॉर्ड रिपन ने। हंटर कमीशन जो प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ था, इनके लिए एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जो जिन्होंने शिक्षा सुधार हुए हैं ब्रिटिश काल में। 1882 में, इसको आपको याद रखना चाहिए, 1882 में था हंटर कमीशन, प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ था। और एक इल्बर्ट बिल विवाद बहुत ही फेमस है, इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था 1886 में। इसी के विवाद के कारण लॉर्ड रिपन ने त्यागपत्र दे दिया था। इसमें क्या हुआ था, जो भारतीय जज थे, जो जानपद सेवा थी उस टाइम में, उनको भी यूरोपियन जज के समान अधिकार दे दिए गए थे। जो भारतीय जज थे, जो सिविल जज होते हैं, ठीक है, उनको भी यूरोपियन के मामले में सुनवाई के अधिकार दे दिए गए। तो यूरोपियन जजों ने इसकी बहुत ही आलोचना की थी, विरोध हुआ था उसका बहुत ज़्यादा। तो इसी के कारण इन्होंने विवाद के कारण त्यागपत्र दे दिया था। अकाल संहिता की स्थापना 1881 में, और मैसूर राज्य को इन्होंने वापस कर दिया था। उसके जो
वंशज थे उनको मैसूर राज्य को इन्होंने वापस लॉर्ड रिपन ने वापस कर दिया था। ये इनके काल की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय गवर्नर जनरल, ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता और इल्बर्ट विल विवाद, ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है लॉर्ड डफरिन, 1884 से 1888 तक। कांग्रेस की स्थापना इन्हीं के समय में हुई थी। शुरुआत में इन्होंने इसका प्रशंसा की थी, इसकी एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में इसको देखा जा रहा था। बाद में जब कांग्रेस मंच से ब्रिटिश शासन की आलोचना हुई तो इन्होंने बाद में इसको कहा था कि सूक्ष्म प्रतिनिधित्व करती है, लोगों का प्रतिनिधित्व, पूरे लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। 1885 में इन्होंने बर्मा को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था, उसको जीत करके, ठीक है। लेडी डफरिन फंड की स्थापना हुई थी इन्हीं के समय में स्त्रियों के सुधार के लिए। तो ये इनका कार्यकाल है, ज़्यादा एक दो ही इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड रिपन का मैंने बताया था सर्वाधिक लोकप्रिय, और ये सर्वाधिक अलोकप्रिय थे भारत में, ठीक है। सर्वाधिक अलोकप्रिय लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक इनका जो कार्यकाल रहा है। लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण तो था बंगाल का विभाजन इन्हीं के समय था 1905 में, ठीक है, जिसमें पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया था। हालांकि इसका आधार प्रशासनिक व्यवस्था को बताया गया था, लेकिन इसका मूल कारण था कि धार्मिक रूप से एक तरह से बांट दिया गया था, ठीक है। उसका विरोध हुआ था बहुत ज़्यादा, इसलिए इनको सबसे अलोकप्रिय गवर्नर जनरल या वायसराय बोला जाता है। सर टॉमस रेले विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था टॉमस रेले की अध्यक्षता में। इसी की ने रिपोर्ट दी थी, उसी के आधार पर फिर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग लिखा गया, यहाँ पर अधिनियम बनाया गया था, जिसमें जो सरकार का हस्तक्षेप है वो ज़्यादा बढ़ गया था यूनिवर्सिटी में, इसका भी विरोध हुआ था, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम अगर आएगा, आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, तो 1904, और बंगाल का विभाजन मैंने बता ही दिया। सर टॉमस रेले विश्वविद्यालय आयोग का गठन, और दूसरा एक काल आयोग उन्होंने गठित किया था। पहला मैंने लिटन का बताया स्ट्रेची के, उसमें सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, क्योंकि भारत में 1899 के आसपास, 97-99 के आसपास भारत में अकाल पड़ा था बहुत बुरा, ठीक है, ज़्यादातर महाराष्ट्र इससे वो था। तो दूसरा अकाल आयोग है सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, ठीक है। सिंचाई आयोग 1901 में, और पुलिस आयोग भी इन्हीं के समय का है 1902 में, और CID क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट 1903 में, ठीक है। ये रटने वाली चीज़ें, एक तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जो ज़्यादातर प्रश्न पूछा गया है आज तक, भारतीय पुरातत्व विभाग या भारतीय प्राचीन स्मारकों के लिए अधिनियम जो लागू किया गया था 1904 में, वो हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है यंग हस्बैंड की अध्यक्षता में इन्होंने एक वो भेजा था, दल भेजा था तिब्बत में, कि तिब्बत के मामलों में रूस से प्रभावित होकर के तिब्बत का जो मामले हैं वो ब्रिटिश उससे हिसाब से तय किए जाए। हालांकि इसका कोई परिणाम नहीं निकला था। बाद में चीन से ही दोनों ने स्वीकार किया था, रशिया ने और ब्रिटेन ने भी, कि चीन के उस पर ही हम विदेशी तिब्बत के मामलों में हस्तक्षेप करेंगे, ठीक है। दूसरा है द्वितीय दिल्ली दरबार। प्रथम का मैंने बता ही दिया आपको, लिटन के समय में हुआ था, और द्वितीय दिल्ली दरबार जो हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के समय में। एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी हुई थी, ये दूसरा दिल्ली दरबार था लॉर्ड कर्जन के समय, और 3 दिल्ली दरबार हुए, एक और आएगा आपके। उसके बाद है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, 1905 से 1910 में इनका कार्यकाल रहा है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। जो बंगाल विभाजन हुआ था उसका जो विरोध हो रहा था, उसके विपक्ष में इन्होंने ढाका में एक तरह से आगा खां के नेतृत्व में ये लोग मिंटो से, लॉर्ड मिंटो से मिले थे शिमला में, और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कलकत्ता के अधिवेशन में, जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे 1906 में कलकत्ता में होता, तो कांग्रेस ने अपना लक्ष्य स्वराज घोषित किया था। अब तक जो कांग्रेस का लक्ष्य था वो था ब्रिटिश शासन के भीतर सब शासन, ठीक है, सब शासन था, अब स्वराज घोषित कर दिया। और 1907 में कांग्रेस में सूरत में विभाजन भी हो गया था। ये विभाजन इसी से जुड़ा हुआ था, बंगाल विभाजन से, क्योंकि तिलक और जो गरम दल के लोग थे, इसको जो आंदोलन था इसको पूरे देश में फैलाना चाहते थे, और नरम दल के जो लोग थे इसको बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, तो कांग्रेस का विभाजन हो गया था। मार्ले मिंटो सुधार जिनको बोला जाता है 1909 में लागू हुए थे, मिंटो के समय में, मिंटो द्वितीय के समय में, ठीक है। उसके बाद है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनके काल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, एक तो है 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार लगा था,
दो दिल्ली दरबार मैं आपको बता चुका हूँ, पहला लेटन के समय में, दूसरा कर्जन के समय। तीसरा दिल्ली दरबार हुआ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। जॉर्ज पंचम है, उनका राज्याभिषेक हुआ था, युद्ध घोषणा हुई इसमें, ठीक है। बंगाल विभाजन को ख़त्म कर दिया गया था, जो लॉर्ड कर्जन के समय लागू 1911 में इसको समाप्त कर दिया गया था। और जो उड़ीसा और बिहार है उनको प्रांतों को अलग कर दिया गया था। कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लाने की घोषणा हुई थी 1911 में। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है आपकी परीक्षाओं में। और कलकत्ता से दिल्ली जो राजधानी स्थानांतरित हुई थी वो हुई थी 1912 में। घोषणा हुई 1911 में और राजधानी आई है 1912 में, ठीक है। और इसी में लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास हुआ था, उन पर बम फेंका गया था। इसकी जो योजना बनाई थी रास बिहारी बोस ने बनाई थी। उनके जो नौकर थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, उन्होंने बम फेंकने में कार्रवाई की थी, ठीक है। और 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। ये इन्हीं की सकाली घटना है। इन्हीं के समय में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में, जो 1918 तक चलता रहा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। उसके बाद के वायसराय है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनका जो कार्यकाल है 1916 से 1921 तक है। होम रूल लीग की स्थापना तिलक और एनी बेसेंट ने इन्हीं के समय में की थी, ठीक है। तिलक और एनी बेसेंट ने जो की थी होम रूल लीग की स्थापना, वो इन्हीं के समय में की थी। और पूना में जो विश्वविद्यालय, प्रथम महिला विश्वविद्यालय है जो डी.के. कर्वे ने स्थापित किया था, पूना में इन्हीं के समय में किया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय के सुधार के लिए सैडलर आयोग, ये भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है, 1917 में इसकी स्थापना हुई थी, सैडलर आयोग की, ठीक है। वो भी चेम्सफोर्ड के समय की है। रोल्ट एक्ट, जिसका विरोध हुआ था, जिसमें बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का जिसको बोला जाता, जिसमें किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था और अनिश्चित समय के लिए भी इसको बंदी रखा जा सकता था, जिसका विरोध हुआ था। और उसके बाद 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। और उसके बाद इन्हीं के जो हैं संवैधानिक सुधार जिनको बोला जाता है, जिनको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू उस टाइम के भारत सचिव थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी बोला जाता है, वो इन्हीं के समय लागू हुई थी, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित कर दिया गया था, ठीक है, जिसका विरोध हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध में जो तुर्की खलीफा के साथ विरोध के कारण भारत में जो खिलाफत आंदोलन था, इन्होंने कहा था कि उसके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, लेकिन बाद में उसकी खिलाफत को एक तरह से विरोध हुआ था और तुर्की को इन्होंने कब्जा कर लिया था, तो उसके विरोध में हुआ था खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों के द्वारा। और जो कांग्रेस ने इसके साथ ही चला था असहयोग आंदोलन, संवैधानिक सुधारों का विरोध किया था कांग्रेस ने पूर्णतः। ये इनके समय की घटनाएं। उसके बाद है लॉर्ड इरविन। इनका जो कार्यकाल है 1926 से 1931 तक है। साइमन कमीशन इन्हीं के समय आया था भारत में 1927 में, ठीक है। घोषणा हुई थी 10 साल की जो व्यवस्था की गई थी 1919 के एक्ट में, 10 साल में समीक्षा करेंगे। उसके पहले ही वहाँ पर चुनाव थे, तो इसको पहले ही 2 साल पहले 1927 में इसकी हो गई थी और 1928 में भारत में इसका विरोध हुआ था। नेहरू रिपोर्ट इसके विरोध में कांग्रेस के द्वारा की गई थी, जिसमें विभिन्न डिमांडें रखी गई थी इनके द्वारा। नेहरू रिपोर्ट की स्थापना जो प्रकाशित की गई 1928 में, इन्होंने कहा था कि भारतीय क्या अपना खुद का संविधान बना सकते हैं जो सभी दलों को स्वीकार्य हो, तो उसके उसमें इन्होंने नेहरू रिपोर्ट लागू की थी। 1929 में सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। लाल लाजपत राय की हत्या का विरोध करने की जो लाठीचार्ज हुआ था साइमन कमीशन के विरोध में, उनकी डेथ हो गई थी, उसका विरोध में भगत सिंह और राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। दिल्ली असेंबली में बम फेंका गया था, ठीक है, बहरे कानों को सुनाने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे, ठीक है। और भूख हड़ताल रखी गई थी, बाद में इनमें जेल में इनको रखा गया था। भूख हड़ताल इन्होंने किया, जिसमें 64 दिन के बाद जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, जिसमें 1 साल की अवधि पहले ही पूरी हो गई थी, जिसमें रावे के तट पर झंडा फहराया गया था और पूर्ण स्वराज इन्होंने कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया था। उसी में डिसाइड हुआ था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और हमारा संविधान भी 26 जनवरी 1950 में फिर लागू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गया था, जिसमें डांडी मार्च गांधी जी ने शुरू किया था, डांडी यात्रा शुरू की थी, ठीक है। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था,
क्योंकि कांग्रेस ने जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो इन्हीं के समय हुआ था, लॉर्ड इरविन के समय, उसमें भाग नहीं लिया था। और इसी के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर शून्य आंदोलन चला हुआ था, लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में समझौता हुआ था। इस समझौते का विरोध युवा जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने इसका विरोध किया था, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। युवाओं ने इसका काफ़ी विरोध किया था, उन्होंने इसकी डिमांड नहीं रखी फांसी को रुकवाने के लिए। उसके बाद है लॉर्ड विलिंगडन का कार्यकाल 1931 से 1936 तक। जो पहले समझौता था उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। कांग्रेस ने एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है, दूसरे में ना पहले में लिया है और ना ही तीसरे में। और कांग्रेस की तरफ से एक व्यक्ति गए हैं, वो हैं गांधी जी। ठीक है, SS राजपूताना जहाज़ से ये वहाँ पर पहुँचे थे। वहाँ पर उन्होंने अलग अलग डिमांड लोगों ने की थी, जैसे मुस्लिमों ने अपनी अलग से पृथक निर्वाचन की थी, दलितों ने अलग से पृथक निर्वाचन की थी। तो यहाँ पर कोई फैसला नहीं हो सका था। बाद में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री MJ मैकडोनाल्ड थे, इन्होंने अपना एक अवार्ड रिपोर्ट के रूप में जारी किए थे, जिसमें सांप्रदायिक निर्णय दिए गए थे, जिसमें दलितों को भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, उनको हिंदुओं से अलग मान लिया गया था। और उसके विरोध में गांधी जी ने अपना अनशन शुरू कर दिया, जिसमें पूना पैक्ट के द्वारा फिर गांधी और अम्बेडकर बीच में समझौता हो गया था, जिसमें सीटें आरक्षित कर दी गई थी। ठीक है, ये होता 1932 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। उसके बाद है गवर्नर ये आ गया, मैंने बताया था आपको 1935 में, जो लॉर्ड नीललिथगोन को दोबारा से फिर गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। अब तक वायसराय चल रहे थे। 1935 में जो अधिनियम लागू हुआ था गोलमेज सम्मेलनों के बाद, जिसको भारत का एक तरह से मिनी संविधान भी बोल दिया जाता है। ठीक है, अधिनियम लागू कर दिया गया। इसके द्वारा जो वायसराय हैं इनको दोबारा से गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। 1935 का अधिनियम, इसके द्वारा आम चुनाव हुए थे प्रांतों में। ठीक है, 1937 में हुए थे चुनाव। 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली थी और 2 प्रांतों में उन्होंने समर्थकों के साथ मिलाकर के बना, टोटल 8 प्रांतों में इनकी सरकार बन गई थी। ठीक है, और पंजाब और बंगाल में मुस्लिम लीग ने यूनियनिस्ट पार्टी के साथ और कृषक प्रजा पार्टी के साथ अपनी सरकार बनाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल में इस्तीफा दे दिया था 1939 में, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और ब्रिटेन ने भारतीयों से बिना किसी पूछे भारत की तरफ से युद्ध की घोषणा कर दी थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह लागू किया था, जिसमें आचार्य विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। ठीक है, एक प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। और दूसरे जो सत्याग्रही थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और क्रिप्स मिशन भेजा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिसको दिवालिया बैंक का अथॉरिटी थे चेक, गांधी जी ने कहा था, इसको अस्वीकार कर दिया गया था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इसको अस्वीकार कर दिया था। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी, बाद में इसके सर्वेसर्वा बन गए थे सुभाष चंद्र बोस भी। ये इन्हीं के समय की घटनाएं हैं, लॉर्ड लिनलिथगो के समय की। उसके बाद है लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल का कार्यकाल है 1944 से 47 तक। ठीक है, शिमला सम्मेलन बुलाया गया था भारतीय समस्याओं के लिए, जिन्ना के कारण ये फेल हो गया था, लॉर्ड वेवल ने बुलाया था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज मुकदमा चला था लाल किले में, क्योंकि ब्रिटेन युद्ध में जीत गया था वर्ल्ड वार में, और जो आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उन पर मुकदमा चलाया गया था। कांग्रेस ने इसके लिए एक कमेटी बनाई थी, जिसमें कैलाशनाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी ने उनकी तरफ से पेश हुए थे। 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा ब्रिटेन की सरकार ने, जिसको कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार नहीं किया था। और उन्होंने पाकिस्तान के लिए सीधा 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था। ठीक है, जिसके बाद कलकत्ता से दंगों की शुरुआत हो गई थी, और जो दंगे मध्य भारत को फैलते हुए पंजाब में फैल गए थे। लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल है 1947 से 48। इन्होंने आकर के सीधी योजना लागू करी थी 3 जून 1947, जिसको 3 जून योजना भी बोल दिया जाता है, माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं। 3 जून योजना 1947 में, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का निर्णय कर दिया गया था एक तरह से। ठीक है, इनकी योजना भारत को पूरी तरह से बांटने की थी। उसके बाद 2 जुलाई, क्योंकि समस्या का हल रह गया था, 2 जुलाई 1947 में प्रधानमंत्री एटली के द्वारा, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक वहाँ की संसद में पेश किया गया था। और 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया था। ठीक है, तो बताइए, स्वतंत्रता के बाद माउंटबेटन को भारत ने
स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया था। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। उसके बाद सी राजगोपालाचार्य 1948 से 1950 तक 2 साल इनका कार्यकाल रहा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। और अगर पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, क्योंकि एक ही हुए जो भारतीय हुए हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी यही है, और भारत के अगर अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो वो भी है सी राजगोपालाचार्य। ठीक है, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद क्योंकि गवर्नर जनरल का जो पद था समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि भारतीय संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया था। तो यहाँ पर आपके ये वायसराय गवर्नर जनरल समाप्त होते हैं। इसके जो क्वेश्चन MCQ के रूप में हम जल्दी करेंगे। चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। और कोई आपको इसके बारे में डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।